हाय गाइस, हमारे इंडिया में हर साल लगभग 62 मिलियन टन का गार्बेज जनरेट होता है। एंड बाय द वे, एक टन लगभग 1000 किलो होता है। तो आप शायद विजुअलाइज भी नहीं कर पाएंगे वो कितना ज़्यादा वेस्ट है। इसमें से 50% डायरेक्टली हमारे अलग अलग जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं वहाँ पे फेंक दिया जाता है। और इस पूरे में से जो 20% वेस्ट होता है, हार्डली सिर्फ वो ट्रीट हो पाता है। यही वो एक रीजन है जिसकी वजह से आज अलग अलग शहरों में इतने बड़े बड़े गार्बेज के माउंटेन्स बनने लग रहे हैं। मुंबई वो ऐसी सिटी है जहां पे इंडिया का फर्स्ट एवर गार्बेज डंपिंग ग्राउंड बना था। 1927 में दियोनार करके एक जगह है, वहां पे एक साइट चुनी गई थी जिसको कि लैंडफिल डंपिंग ग्राउंड बनाया गया। उसकी हाइट लगभग 18 स्टोरी बिल्डिंग जितनी हो चुकी है और वो अभी भी बढ़ती जा रही है। नॉनदलेस टू से मुंबई इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट गार्बेज जनरेटर है एंड इसके ऊपर कोई नहीं है। मुंबई में अथॉरिटीज ने एक सर्टेन नंबर एक्सपेक्ट किया था, एस्टिमेट किया था, जो 2030 में जितना कूड़ा मुंबई में होगा वो अमाउंट ऑलरेडी इस समय क्रॉस हो चुका है। यानी 10 साल पहले वो ऑलरेडी नंबर रीच कर चुका है। मुंबई क्यों, आप दिल्ली को देख लो। दिल्ली में गाजीपुर गार्बेज माउंटेन के बारे में आपने पक्का से सुना होगा। उसकी हाइट लगभग कुतुब मीनार जितनी होने वाली है। दिल्ली और मुंबई ऐसी दो सिटीज है जहाँ पे 3 डंपिंग ग्राउंड ऑलरेडी बन चुके हैं और जिसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है। चेन्नई और बैंगलोर ऐसी सिटीज है जहाँ पे 2 गार्बेज डंपिंग ग्राउंड है और बाकी सब सिटीज में अभी एक ही गार्बेज डंपिंग ग्राउंड है। तो इतने बड़े बड़े गार्बेज के डंपिंग माउंटेन्स क्यों बनते जा रहे हैं, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम्स है और इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसका कोई सॉल्यूशन है भी नहीं, इस सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं कि इस सब के पीछे क्या वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो फर्स्ट इज, जो इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसमें ही एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमारे यहाँ पे जो सेग्रीगेशन का पार्ट होता है वो लास्ट में होता है, जब हमारा सारा गार्बेज डंप में फेंक दिया जाता है। वहां पे गार्बेज को सेग्रीगेट करना एक बहुत मुश्किल टास्क है, बिकॉज हर तरीके का कूड़ा, डिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल, बायोमेडिकल, हर तरीके का कूड़ा ऑलरेडी वहां डंप किया जा चुका होता है। और इसकी वजह से पहली बार वो सेग्रीगेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है एंड सेकेंडली अगर सेग्रीगेट हो भी जाता है तो उसकी रिसाइकल करने की वैल्यू उस कूड़े की बहुत कम हो जाती है। सेकेंड प्रॉब्लम, यहाँ पे जो पेमेंट्स होती हैं, जो पैसे दिए जाते हैं वो एकदम टॉप मोस्ट लेवल से दिए जाते हैं। वो कैसे, वो मैं समझाता हूँ आपको। तो बेसिकली उस गार्बेज डंप पे जो सेठ का ट्रक वहां पे पहुंचता है, सबसे पहले पेमेंट उसको दी जाती है और धीरे धीरे पेमेंट नीचे की तरफ आती है। यानी उसके पहले के जो बीच के लोग हैं उनको दी जाती है, उसके बाद फाइनली जो लोग आपके घर से कूड़ा उठाते हैं उनको पेमेंट दी जाती है। तो ये सिस्टम बहुत स्लो है, बहुत फ्लॉड है। कई बार पैसे पहुंचते हैं, कई बार बहुत लेट पैसे पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार जो लोग कूड़ा कलेक्ट करते हैं वो कूड़ा कलेक्ट करने आते हैं। थर्ड प्रॉब्लम गाइस, जो कंपनीज कूड़े को रिसाइकिल करके अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है उसका जो रेट है वो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है उन कंपनीज के जो नॉर्मल रॉ मटेरियल्स यूज करती हैं। तो ये कंपनी जो रिसाइकिल कर रही हैं इनको कोई भी इंसेंटिव नहीं है रिसाइकिल करने का, बिकॉज वो नॉर्मल रॉ मटेरियल खरीद के भी उतने ही कॉस्ट में वो प्रोडक्ट बना सकती हैं। तो जब तक ये इंसेंटिव नहीं होगा कोई उस कंपनी को रिसाइकिल करने के लिए, वो कंपनीज कभी आगे नहीं आएंगी इस स्टेप को लेने के लिए। फोर्थ प्रॉब्लम गाइस, इंडिया में बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं या जो मैन्यूर्स हैं, जो ये सब जो चीज़ें हैं, इस पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है कि तुम इसको खरीदो और हम तुम्हें उसका कुछ बेनिफिट देंगे। बट जो रिसाइकिल करके जो मैन्यूर या फर्टिलाइजर बनती है, जो निकलती है, उस पर कोई सब्सिडी नहीं है। उसका कॉस्ट टू कॉस्ट खरीदना होगा। तो बेसिकली उसकी कीमत ज़्यादा पड़ेगी किसी किसान को रादर दैन केमिकल फर्टिलाइजर खरीदने की। तो ऑब्वियसली किसान सस्ती चीज़ खरीदेगा और इसलिए वो केमिकल फर्टिलाइजर खरीदता है। एंड हेंस अगेन अ डीमोटिवेशन टू बाय अ रिसाइकल्ड फर्टिलाइजर और मैन्योर। एंड लास्ट स्टेप, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, गवर्नमेंट का इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। गवर्नमेंट ये एक्नॉलेज करना ही नहीं चाहते कि ये एक बहुत बड़ा इशू या प्रॉब्लम बन चुका है। इतने ज़्यादा बीमारियों, इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों को होती हैं जो इन बड़े बड़े माउंटेन्स के गार्बेज माउंटेन्स के पास रहते हैं। उन लोगों ने कितनी बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज के इसके बारे में लिखा है, उनको बोला है, बट फिर भी गवर्नमेंट कोई स्टेप्स नहीं लेती है इसके रिगार्डिंग। फर्स्ट पॉलिसी इंडिया में
2000 में आया था और उसके बाद 2016 में अमेंड हुआ था। इतना ज़्यादा गैप और फिर भी थोड़े बहुत ज़्यादा चेंजेस जो कि अभी भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हो, ये एक बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि इस चीज़ को सीरियसली अभी नहीं लिया जा रहा है। नेक्स्ट गाइस, मैं आपको इन पॉलिसीज के कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा और उसके क्या बेनिफिट्स हैं और उसमें ऑलरेडी क्या लूप होल्स हैं, मैं उसके बारे में भी आपको पॉइंट आउट करके बताना चाहूँगा। ये सारे रूल्स जो हैं ये 2016 में अमेंड करके लाए गए हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि जितने भी वेस्ट जनरेटर्स हैं, यानी आप, मैं या जितने भी कोई हाउस होल्ड जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है वो अपना वेस्ट सेग्रीगेट करे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल के फॉर्मेट्स में। बट द लूपहोल और प्रॉब्लम है इज कि अगर कोई बंदा नहीं करता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। एंड सेकेंडली, सपोज अगर करते भी हैं तो ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ पे लोगों ने अलग अलग कूड़ा दिया है एंड लेकिन जो लेके जा रहे हैं वो मिक्स करके साथ में लेके जा रहे हैं। तो बेसिकली जो लोगों के एफर्ट्स थे कूड़े को अलग अलग करने के, उसकी कोई वैल्यू नहीं है एंड दिस नो प्रोसेस टू एक्चुअली सी कि कूड़ा अलग अलग लेके जाया जा रहा है या नहीं लेके जाया जा रहा है। सेकेंडली, जो भी बल्क जनरेटर्स हैं जैसे कंपनीज हो गई, हॉस्पिटल्स हो गया, इस टाइप की जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बहुत ज़्यादा कूड़ा प्रोड्यूस करते हैं, उनको ये डायरेक्शंस है कि उनको अपना वेस्ट खुद से मैनेज करना है, मतलब खुद से ट्रीट करना है, जिसका मतलब है। बट अगेन अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो पेनल्टी नहीं है। ऐसे तो इंडिया में ऑब्वियसली कभी काम चल ही नहीं सकता, राइट। थर्ड ये गाइडलाइन है कि कोई भी छोटे से छोटा हाउस होल्ड या कोई भी छोटे से छोटा एरिया जब वेस्ट प्रोड्यूस करेगा तो उसको कलेक्ट करने का या उसको ट्रीट करने का एक टैक्स या एक चार्ज लिया जाएगा उनसे। पर आज तक वो पहली बात तो लिया नहीं गया है, और अगर लिया गया है तो उसका क्या कुछ हुआ है उसके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है गाइस कि ये इस पॉलिसी का पार्ट है कि जो इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स और रैक पिकर्स हैं उनको इस प्रोसेस में शामिल किया जाए, उनकी हेल्प ली जाए वेस्ट सेग्रीगेट करने में फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल, सोर्स लेवल से ही। इंडिया में ऐसे 1.5 मिलियन लोग हैं जो इसमें डिप्लॉय करे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने में नहीं आया है जहाँ पे इन लोगों की हेल्प या इनकी सर्विसेज ली गई हो। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जो पॉलिसी का पार्ट तो है बट अभी भी एग्जीक्यूशन में नहीं लाए गए हैं, और इसको आए हुए ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं, बिकॉज इस समय ऑलरेडी 2020 चल रहा है और ये 2016 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि जब इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं तो क्या इंडिया में कोई भी ऐसी सिटी नहीं है जिसने कुछ ऐसा स्टेप लिया हो, कुछ ऐसा करा हो जिससे वहां का वेस्ट या गार्बेज कम हुआ हो? ऐसा नहीं है। पुणे एक ऐसी सिटी है जहाँ पे एक ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आए और उन्होंने खुद से एक इनिशिएटिव लिया और ये प्रण लिया कि हम वहाँ का गार्बेज कम करेंगे, एंड वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हो पाए। पुणे में एक मॉडल कॉलोनी करके एक प्रोजेक्ट था जो वहाँ के लोगों ने एक ट्राई करा जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा, एंड फिर वही मॉडल को देख के उनकी म्यूनिसिपैलिटी ने वो 20 और अलग अलग कॉलोनीज में एग्जीक्यूट करा। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पुणे में डिप्लॉय करे गए थे, जैसे कि मगर पत्ता मॉडल एंड जीरो गार्बेज प्रोजेक्ट एंड मेनी मोर सच प्रोजेक्ट्स। मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा बिकॉज इस पर अलग से पूरा वीडियो बन सकता है। इनका सक्सेस रेट पुणे में काफ़ी हाई रहा है, एंड इन सक्सेस रेट्स को देखते हुए वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने वहाँ उन लोगों की बहुत हेल्प भी करी है। एंड इस सब इनिशिएटिव्स एंड स्टेप्स की वजह से वहाँ पे आज ये हाल है कि वहाँ पे जो माउंटेन का गार्बेज है वो लगातार छोटा और छोटा होता गया है, और उनका जो गार्बेज है उसमें से कोई भी स्मेल नहीं आती है, उसमें कोई चील पक्षी उनके ऊपर उड़ते नहीं रहते हैं, और उनके कोई भी रिवर सोर्सेज जो है वो गंदे नहीं हो रहे हैं। तो पुणे वो एक ऐसी सिटी है जिससे और सिटीज को इंस्पिरेशन लेना चाहिए और कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट्स या इनिशिएटिव्स ट्राई करने चाहिए, ताकि अगर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएटिव सक्सेसफुल होता है जिससे रिजल्ट्स दिखते हैं तो वो और जगहों पे या उसी सिटी के और जगहों पे एग्जीक्यूट करे जा सकें। हमारे नेशनल बाउंड्रीज के अलावा भी गाइस मैं कुछ ऐसी कंट्रीज के बारे में बात करना चाहूँगा जहाँ से हम बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हैं और जहाँ के लोगों ने, जहाँ की म्यूनिसिपैलिटीज ने, जहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से वेस्ट को मैनेज किया है। जर्मनी इस समय टॉप मोस्ट कंट्री है जो अपना अराउंड मोर देन 50% वेस्ट रिसाइकिल करती है। रिसाइकिल नहीं, उनका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव ये होता है कि कम से कम वेस्ट जनरेट करो। वेस्ट जनरेट हो रहा है तो इट्स ओके, उसको रिसाइकिल करो एंड मैक्सिमम अमाउंट को रिसाइकिल करो और उसको रीयूज करो। इन चीज़ों को जर्मनी पिछले कई सारे सालों से फॉलो कर रहा है
एंड दे हैव बीन एबल टू मैनेज देयर वेस्ट वेरी वेल। एंड फाइनली गाइज मैं कुछ यहाँ पे अपने रिकमेंडेशन भी देना चाहूँगा कि शायद जो एग्जीक्यूट करे जा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो जो पेमेंट का प्रोसेस है वो सबसे बड़े से छोटा नहीं होना चाहिए, सबसे छोटे से बड़ा होना चाहिए। बिकॉज जब एक डोर से जो गार्बेज कलेक्ट कर रहा है, जब उसको एक इंस्पिरेशन होगा कि हाँ मुझे मंथ के एंड में पैसा मिल जाएगा, तो वो और ज़्यादा अच्छे से काम करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट हमारे कंट्री में कलेक्ट होगा। नेक्स्ट, सिर्फ वेस्ट कलेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। वी एट सोर्स लेवल हैव टू सेग्रीगेट द वेस्ट एंड दैट वेस्ट नीड्स टू बी कैरीड डिफरेंटली, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल एट इन डिफरेंट बिन्स फॉर श्योर। थर्डली गाइस, अभी हमारी कंट्री में कोई ऐसा इंसेंटिव या अवार्ड या कुछ इस टाइप का रिकग्निशन नहीं है जहाँ पे कि कम वेस्ट जनरेट करने को मोटिवेशन दिया जाए। तो अगर कुछ ऐसा इंसेंटिव गवर्नमेंट प्लान करती है जहाँ पे कम वेस्ट जनरेट करने वाले को एक रिकग्निशन मिले, तो दैट विल बी अ वेरी गुड इनिशिएटिव। एंड लास्टली हमें कुछ ऐसी चीजें यूज करने पर जोर देना चाहिए जो रिसाइकिल होके आई हुई हो, ताकि उन कंपनीज को जो रिसाइकिल करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उनको भी कुछ इंसेंटिव मिले, उनको कुछ बेनिफिट मिले चीजें रिसाइकिल करने का। एंड गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मोटिवेट सच कंपनीज और सच प्रोडक्ट्स जो एक्चुअली रिसाइकिल होके आ रहे हैं एंड मे बी गिव सम सब्सिडीज ऑन दैट। These were some of the things that I think can be executed. You might have some different perspective. I would love to know आपके मन में क्या है, आपके पास कोई ऐसा solution है जो शायद waste को manage करने में help कर पाए। I would love to hear those in the comments below. And thank you so much guys for watching this video. I will see you in the next video. Bye bye.